नमस्कार, मैं सोहन लाल। आज हम बीए पार्ट प्रथम चित्रकला विषय के विद्यार्थियों के लिए रेखांकन का विकास एवं संभावनाएं विषय पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत रेखाओं का विकास कैसे हुआ और किन किन कारणों से रेखाओं का विकास हुआ, इसमें सर्वप्रथम हम निरीक्षण पद्धति पर चर्चा करते हैं। इस पद्धति में वस्तु के मुख्य गुणों, आकार, वर्ण एवं तल का रेखा की सहायता से अंकन करना होता है। इससे हमारी आंतरिक चेतना एवं प्रज्ञा का विकास होता है, जिसका अभिव्यक्ति में प्रमुख हस्तक्षेप होता है। निरीक्षण पद्धति साधारण दृष्टि प्रक्रिया से भिन्न होती है, क्योंकि यहाँ हम वस्तु की उचित रचना का ध्यान रखते हैं। जैसा वस्तु है या जैसी वस्तु है वैसी की वैसी बनाने की कोशिश करते हैं। और जब निरीक्षण करते हैं, उस वस्तु का देखते हैं कि हाँ, हमने यदि ग्लास का चित्र बनाया है या किसी पॉट का चित्र बनाया है या किसी गुलदस्ते का चित्र बनाया है, तो जैसा गुलदस्ता है वैसा का वैसा हमने बनाया है या नहीं बनाया, या वैसा का वैसा ग्लास रखा हुआ है वैसा का वैसा ग्लास बनाया है या नहीं बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से जैसी वस्तु है उसको वैसी की वैसी बनी है कि नहीं बनी है, ये निरीक्षण पद्धति के अंतर्गत आते हैं और उसका ध्यान रखा जाता है, जिस कारण से कि उसके धीरे धीरे यानी रेखांकन का विकास हुआ। दूसरा जो कारण है उसमें पुनर्धारण। इसके अंतर्गत वर्ण, आकार तथा पौध का अध्ययन करके उसका संबंध वस्तु से स्थापित करने में एक पद्धति का सहारा लिया जाता है, जिसे पुनर्धारण कहा जाता है। इसमें जैसा जो आकार हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम वर्ण, रंग और उसके आकार और उसका ऊपर का जो पॉट जो है, टेक्सचर जो हैं, वो किस प्रकार के हैं, उनका पूर्णता से पालना की जाती है, जो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में जो अन्य नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो विषय संबंध का आता है। रेखांकन के अंतर्गत रेखाओं की विभक्तियों से विषय को निखारना तथा पूर्ण संयोजन की स्थिति में ले जाना इस पद्धति का मुख्य विषय है। और इसके अंतर्गत कीरम काट का तथा आकस्मिक रंग उड़ेलना आदि की पद्धति से इसका विकास कर सकते हैं। यानी जो विषय है उसका क्या संबंध है उस रेखांकन से, वो इसके अंतर्गत आता है और उनका विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर चित्र बना रहे हैं या रेखा चित्र बना रहे हैं, वो उसके अंतर्गत वैसी ही रेखाओं का प्रयोग होना चाहिए। इसके बाद में आता है अंतराल एवं आयतन। चित्रभूमि पर आकृति के दृष्टिगत रूप के अनुकूल स्थान घेरकर आयतन का अंतराल से संबंध का जो अध्ययन करना इस पद्धति के अंतर्गत आता है। यानी कि जितना बड़ा हमारे पास में स्पेस है, जितना बड़ा हम कागज़ पे, दीवार पे या किसी कपड़े पर जो चित्र बना रहे हैं, जितना बड़ा हमारे को चित्र बनाना है उतना उसके अनुरूप कागज़ या धरातल होना चाहिए। और वैसे ही अनुपालना में यानी कि उसका अध्ययन करके कि हाँ, अब हमारे को इस पेपर पे चित्र बनाना है, तो एक चित्र बनाना है तो उसका आकार थोड़ा बड़ा होगा, और दो हैं तो दोनों बराबर बराबर हो सकते हैं। यानी कि उस पेपर के अंदर ऐसे स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए और उनका संबंध भी उस स्पेस से होना चाहिए। ये नहीं कि पेपर बहुत बड़ा ले लिया और चित्र बहुत छोटा सा बना दिया, तो वहाँ पे वो क्या है कि अंतराल और आयतन दोनों यानी कि स्पष्ट अच्छे नहीं लगेंगे। रेखात्मक जो रेखांकन अपन कर रहे हैं या रेखांकन जो चित्रकार करता है वो अच्छे दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए उनको सुंदर बनाने के लिए उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके बाद में आता है अनेक सीमांतीय पद्धति। ये रेखा के क्षेत्र में एक नवीन प्रयोग है। एक वस्तु को सामने रखकर चित्रभूमि पर स्थित केंद्रीय रेखा पर ही उसके घुमाव का बार बार अंकन करना इस पद्धति के अंतर्गत आता है। इस पद्धति में हम वस्तु के आयतन तथा परिणाम के संबंध में अधिक जान सकते हैं। इसी प्रकार से किसी मूर्ति या मानव
देहाकृति के उतार चढ़ाव के अनुसार अनेक रेखाएं खींचने से भी हमें उसके आयतन का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यानी किसी चित्र को यदि हम बनाना चाहते हैं तो उसमें बार बार यदि रेखाएं खींचेंगे तो वो पता लग जाएगा कि हाँ इसका इतना आयतन या इतना होगा। जैसे किसी व्यक्ति विशेष का आकृति बनानी है या ये कहें कि उसकी बॉडी का जो चित्र बनाना है तो उसकी बार बार रेखाएं खींच करके और देखा जा सकता है कि हाँ ये चित्र, ये आकार इतना लंबाई चौड़ाई होगी, तो इसलिए इसको इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में दूसरी नेक्स्ट जो पद्धति आती है वो स्वर पद्धति। ये भी रेखा के क्षेत्र में एक नवीन प्रयोग है। रेखाओं तथा उनके प्रभाव का अच्छा ज्ञान प्राप्त होने पर ही इस प्रयोग का लाभ उठाना चाहिए। एक अंधेरे कमरे में हम संगीत यानी वाद्य और शास्त्रीय संगीत का आनंद ले सकते हैं। फिर इसी बीच तूलिका या कलम से हम संगीत के उतार चढ़ाव के प्रभाव का रेखांकन यदि करते हैं तो उसमें हमारे को पता लगता है कि हाँ हम किस प्रकार की यानी स्वर पद्धति से रेखांकन का प्रयोग किया है। इस प्रकार जो चित्र बन करके जो हमारे सामने आता है, और इसमें उदाहरण के लिए हम कहें कि अमेरिकन कलाकार पॉलक तथा हार्तुंग के बने चित्रों के समीप हम पहुंच जाते हैं कि हाँ उस प्रकार की यदि संगीत पद्धति से चित्र बनाते हैं तो इस पद्धति का भारतीय राग रागनियों के चित्रों में से कोई संबंध नहीं है, परंतु फिर भी वो जो चित्र बने हुए हैं उनके अंतर्गत यदि स्वर पद्धति से यदि चित्र बनाए हुए हैं तो बहुत ही सुंदर और अच्छे चित्र बन पाते हैं। इसके बाद में आती है विलोम पद्धति, अनभ्यस्त हस्त रेखांकन। यदि किसी आकृति को बाएं हाथ से बनाएं और जो बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं वह सीधे हाथ से बनाएं तो रेखांकन के एक नया प्रभाव आ जाता है। यदि हम इस प्रकार से यदि दाहिने हाथ से लिखते हैं तो बाएं हाथ से लिखें, बाएं हाथ से लिखते हैं तो दाहिने हाथ से लिखते हैं। इसके अंतर्गत विलोम पद्धति में दूसरी विधि यह है कि सम्मुख रखी वस्तु को विपरीत दिशा यानी कि विलोम दूसरी दिशा में रख करके बनाएं, तब हमारे को पता लगता है कि हाँ हम उसमें कितना यानी कि अंतर कर पाए हैं विलोम पद्धति के अंतर्गत। जैसा हम दाहिने हाथ से लिख पाते हैं वैसा का वैसा यदि बाएं हाथ से लिखते हैं और हमारी हैबिट अच्छी हो गई, आदत अच्छी होगी लिखने की, तो हम बहुत ही अच्छा सुंदर यानी कि लेखन कर सकते हैं या चित्र बना सकते हैं। परंतु यदि दूसरे से बनाएंगे तो थोड़ा सा अटक अटक करके बनाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा ठीक अच्छा सुंदर चित्र नहीं बन पाएगा। तो इसको देखने के लिए ये इस प्रकार की यानी पद्धति का प्रयोग किया जाता है कि हाँ हम जैसा लाइनिंग जैसी ड्रॉ यानी जैसा अंकन हम दाहिने हाथ से कर सकते हैं, दाहिने हाथ से करने वाले व्यक्तियों के लिए है, और वैसा ही वो बाएं हाथ से यदि करते हैं तो उसमें वो सिद्धस्त हैं और बहुत ही अच्छा प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आती है तीव्र प्रभाव पद्धति। यदि हम शीघ्रता से एवं तीव्र संवेदनाओं के साथ एक रेखा खींचते हैं तो वह प्रभाव में सशक्त होती है। स्केच की रेखाओं की यही विशेषता है। यानी कि यदि हम किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का या प्रकृति का स्केच बनाते हैं, स्केच ड्रॉ करते हैं, स्केच रेखांकन का कार्य करते हैं, तो उसके अंतर्गत ये विशेषता आती है कि हाँ जल्दी जल्दी से हम लाइनिंग खींच करके और एक चित्र बना देते हैं कि हाँ ये इस प्रकार का आकार है। और ये इसके अंतर्गत काफ़ी निपुणता आती है कि चित्रकार तीव्रता से वो कार्य कर सकता है। जैसे स्केच बनाना होता है तो थोड़ी तीव्र गति से या तीव्र प्रभाव पद्धति से ही बनता है और वही स्केच यानी अच्छा दिखाई देता है। ऐसे नहीं है कि भाई हाँ स्टार्टिंग में जैसे डॉट 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 लगा करके या थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी लाइनें खींच करके हम बनाने की कोशिश करें तो वो इसका मतलब वो स्केच नहीं है। वो यानी कि जब प्रारंभ में यदि किसी को सिखाने की कोशिश करते हैं तब वो इस प्रकार के यानी कार्य हो सकते हैं, अन्यथा तो तीव्र प्रभाव पद्धति से ही स्केच बनाए जाते हैं। रेखा के अंतर्गत रेखा तथा गति ऊर्जा, इसके बारे में भी यदि हम चर्चा कर लें इसके साथ ही तो बहुत ही अच्छा होगा। रेखा में एक ऊष्मा अथवा प्रवाह होता है। प्रवाह आंगिक विकास का आधार है। यदि किसी रेखा या आकार में प्रवाह नहीं है तो उसमें सक्रियता तथा जीवन का अभाव खटकता रहेगा। रेखा के इसी गुण को लेकर
आप कला का विकास हुआ है। रेखा के दृष्टिगत उत्तेजना एवं प्रभाव ने कितने ही संयोजनों के लिए प्रेरणा की है। इस प्रकार का प्रयोग अब कंप्यूटर की सहायता से भी किए जा रहे हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि रेखा चित्र संयोजन का एक मुख्य तत्व है। भारतीय चित्रों में इसकी अनेक संभावनाओं को दर्शाया गया है। रेखाओं के माध्यम से बहुत ही अच्छे चित्रों का निर्माण हो पाया है और चित्र में रेखा का विशेष महत्व है। चित्र से रेखा को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रेखा का कला के तत्वों में अत्यधिक महत्व है। धन्यवाद।